हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक सॉल्युबिलिटी। क्लास 12th का चैप्टर नंबर है फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने जो पहले टॉपिक्स किए थे वो थे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। स्पेशली मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी, ज़्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं। तो आई होप आपने वो लेक्चर्स और वो वीडियोस भी देख लिए होंगे। अगर आपने वो कवर कर लिया है तो आपके लिए आज का टॉपिक है जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब आप देखिए क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का सीधा सीधा मतलब है, अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या वो डिज़ोल्व हो रही है, और अगर वो डिज़ोल्व हो रही है तो वो कितने एक्सटेंट तक डिज़ोल्व हो रही है। मतलब ऐसा है क्या, एक गिलास पानी लिया, उसमें 10 चम्मच चीनी डाली, 20 चम्मच चीनी डाली, 40-50 चम्मच, मतलब घुलती ही जा रही है, मतलब इतनी सॉल्युबिलिटी है क्या। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है, वो उस सॉल्यूट की घुलने की क्षमता होगी और उस सॉल्वेंट की घुलने की क्षमता होगी। ये जो प्रोसेस होता है ना घुलने का, मतलब सॉल्यूट जो है अपना एग्जिस्टेंस ख़त्म करता है और सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलता चला जाता है, और जैसे जैसे ये सॉल्वेंट में मिलता है सॉल्यूट का जो अपना कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में बढ़ता चला जाता है। या आप ऐसे कहिए कि सॉल्वेंट में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं उनके बीच में जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल्स अपनी जगह बनाते जाते हैं और नए कुछ बॉन्ड्स क्रिएट करते रहते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन से शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है, इस कह रही है द मैक्सिमम अमाउंट, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व कंप्लीटली, कुछ ट्रेसेस बचने नहीं चाहिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व कंप्लीटली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को डिजॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें केवल एक ही चीज़ को आपको वेरी करना है, वो है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। आप प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी नहीं कर सकते हैं। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को आपने वेरी कर दिया तो फिर वो जो सॉल्युबिलिटी आप कह रहे हैं वो सही नहीं होगी। दूसरा, आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को वेरी नहीं कर सकते। आप एक बार फिक्स करेंगे सॉल्वेंट की क्वांटिटी, एक बार प्रेशर फिक्स कर लेंगे, एक बार टेम्परेचर फिक्स कर लेंगे। जब ये तीनों पैरामीटर फिक्स हो जाएंगे अब आप सॉल्यूट को डालना शुरू करेंगे। अब आप देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो रहा है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। राइट, चलिए आराम से समझते हैं इसको डिटेल में। एक मैंने यहाँ पर एक इमेज दी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मेरे जो है सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, राइट, और ये मेरा सॉल्वेंट है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और जब ये ऐड होता है तो क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है, और इस मिलाने के ड्यूरेशन को हम डिसॉल्यूशन कहते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे डिसॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्वेंट में जा रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि पानी में आप चीनी डालेंगे तो जिस जगह चीनी डाली वहाँ मीठा ज़्यादा है, वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो रही, हमने देखा कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। अब हम डिटेल में करेंगे सॉल्युबिलिटी की बात। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, अब जो मैंने बात कही थी कि आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई उससे जो है वो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट आता है। सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ है नेचर ऑफ सॉल्यूट, किस तरीके का सॉल्यूट आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर आप पानी में जो है चीनी को डालेंगे वो अलग तरीके का सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, अगर आप नमक को डालेंगे वो अलग तरीके का सॉल्युबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। हो सकता है एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घुलती हो तो नमक हो सकता है 15 चम्मच या 20 चम्मच घुल जाए। ऐसा थोड़ी ना कि एक गिलास पानी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलेगा। तो जैसे ही आपने सॉल्यूट को चेंज कर दिया है सॉल्युबिलिटी पर अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट,
किस तरीके का सॉल्वेंट है, वाटर ले रहे हैं तो 10 चम्मच चीनी घुल रही है, अगर वाटर की जगह कोई और लिक्विड आप लें तो आप देखिए वहाँ पर कितना डिजॉल्व हो रहा है। वाटर की जगह कोई और, मान लो आपने नेफ्थलीन ले लिया, बेंजीन ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, अगर ये तरीके के आप सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी कुछ और हो जाएगी। इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड कर रही है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड कर रही है। तीसरा केस है टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वैसे तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर ही मान के चलते हैं, बट स्टिल अगर जो भी आप टेम्परेचर फिक्स कर रहे हैं, मान लो आप 80 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर रहे हैं, 60 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर रहे हैं, तो वो फिर एक अपनी चीज़ है, जैसे आप चाहें लें। लेकिन अगर आप सॉल्युबिलिटी को मेजर कर रहे हैं तो टेम्परेचर उस ड्यूरेशन पे फिक्स होना चाहिए जिस ड्यूरेशन पर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। चौथा जो पैरामीटर है जिस पर डिपेंड कर रहा है वो है प्रेशर। प्रेशर को चेंज करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो आपको याद रखने चाहिए कि सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। आगे चल के हम देखेंगे, इंडिविजुअल समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी लिक्विड में हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, और अगर हम जो सॉल्यूट है वो गैस कर दें, मतलब लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करें, तो फिर वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। और इसके लिए पर्टिकुलरली हमारे पास जो हेनरीज लॉ है, फिर आगे हम जो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्स लॉ भी पढ़ते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का हम लेक्चर देखते हैं। आज का हमारा जो फोकस है वो सॉल्युबिलिटी पर रहेगा। ये क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन दी सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी के बेस पर आप सॉल्यूशन को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। हमने बहुत पढ़ा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल और डिटेल में जाएंगे, जहाँ पर हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस या इस तरीके के टर्म्स में भी बात करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहला हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है, डेफिनेशन उससे क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर, इससे ज़्यादा नहीं, in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure। देखिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन को आपको हर डेफिनेशन में बताना जरूरी होगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर अगर वेरिएबल है तो फिर सॉल्युबिलिटी का कोई एग्जिस्टेंस, कोई मतलब नहीं रह जाता। आप कुछ भी कहिए वो गलत हो जाती है डेफिनेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर करते समय आपने क्या किया, सॉल्यूट लिया, और सॉल्यूट में क्या किया, आपने सॉल्वेंट को ऐड किया। आपने एक सॉल्यूट लिया है, सॉल्वेंट को ऐड किया है, और एक आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। अब एक गिलास पानी ले लो, आप उसमें चीनी डालते जाएं, 2 गिलास डाल दें, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच, 10 चम्मच, आप इस तरीके से घोलते चले जाएं। कोई तो एक लिमिट ऐसी होगी जहां पर चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। जिस समय वो चीनी या जो भी आप सॉल्यूट ले रहे हैं वो डिसॉल्व होना बंद हो जाए, उस समय हम ये कहेंगे कि भाई अब ये सैचुरेट हो चुका है। सैचुरेट का मतलब अब गुंजाइश नहीं है। जैसे हम शादी ब्याह में नहीं जाते हैं तो फिर क्या होता है, खाना खाते हैं, सारे स्टॉल को चेक करते हैं, सब टेस्ट करेंगे, चाहे हमने ज़िंदगी में नहीं खाया हो वो चीज़, वो भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ गए हैं तो सारे काउंटर को चेक करना हमारा दायित्व है। तो होता क्या है, इसी तरीके से जब हम बाहर निकलते हैं शादी वादी में खाना खा के, तो हम सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से हम पूरा जो है हमारा कोटा फुल हो चुका है, अब इससे ज़्यादा हम जो है नहीं ले सकते, नहीं कुछ खा सकते हैं। तो सेम चीज़ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है अब पॉसिबल नहीं है इससे अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ पर आपको एक पिक्चर के थ्रू भी दिखाया गया है। तो अब इस ड्यूरेशन पे जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है तो जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होल्ड्स एज मच सॉल्यूट एज इज पॉसिबल, मतलब जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है उतना उसने कर लिया है डिसॉल्व, कंसीडरिंग सॉल्वेंट फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है। आप सॉल्वेंट की क्वांटिटी को कम ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट। अब क्या होगा इसके बाद,
आप घोलते गए, आपने 10 चम्मच, 11, 12, 15, 20 चम्मच चीनी डाल दी, ग्लास में घुल गया पूरी तरीके से। एक स्टेज ऐसी आएगी, सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया आपका सैचुरेटेड। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है, अब क्या होगा, ये कंडीशन ऐसी है कि मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो ये वाला आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मान लो अब इसमें आप और थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करते हैं, आप और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो घुलेगा नहीं। आप मान लो 20 चम्मच घोल सकता है, आपने 21वां चम्मच जब चीनी डाली, नहीं घुल रहा है, तो जब वो नहीं घुलेगा तो क्या करेगा, नीचे धरातल पे नीचे सेटल डाउन होता रहेगा, बैठ रहेगा, चाहे आप कितना ही चम्मच हिलाओ नहीं घुल सकता है, क्योंकि सॉल्वेंट की अब कैपेसिटी ही नहीं है डिसॉल्व करने की। तो होगा क्या, उस समय जो आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया उसमें आप फर्दर भी अगर आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो अब उसमें कुछ भी इस तरीके का डिसॉल्व वाला प्रोसेस, मतलब डिसॉल्यूशन वाला प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब हो क्या रहा है, देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम होता है। अब टेक्निकल टर्म मर आ रहा है, यहां से आप डिटेल में समझेंगे। देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व सॉल्यूट, एक कंटेनर लिया है, एक गिलास पानी लिया है, इसमें आपने क्या किया है, सॉल्यूट को डाला है, ये सॉल्यूट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, आप फर्दर जो है इसमें चीनी या जो भी सॉल्यूट आप यूज़ कर रहे हैं फर्दर डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्दर डालने पर वो क्या होगा, डिसॉल्व ना होकर वो क्या होगा, सेटल डाउन होता रहेगा। तो जो घुलने की जो प्रक्रिया है, जिस ड्यूरेशन में या जब तक जो है शुगर घुलती रहेगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन। याद रखिएगा वर्ड, dissolved salt is in dynamic equilibrium with the solid solute particles। यहाँ पर आई थिंक एक सेकेंड, ये हाँ ठीक, एक सेकेंड एक चीज़ रह गई थी यहाँ पर जो मैंने बताना भूल गया था, ये पॉइंट रह गया था। होता क्या है, जब आपने क्या किया है, इसमें जो है घोल दिया है, फिर आप फर्दर जब आप जो डिसॉल्व कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, तो सॉलिड पार्टिकल उसमें क्या अनडिसॉल्व रह जाएंगे उसी वेसल में, उसी कंटेनर में। बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में हो रहा है, डिसॉल्व सॉल्यूट, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड अनडिसॉल्व। तो हमारे सॉल्यूशन में दो तरीके के सॉल्यूट पार्टिकल अवेलेबल हैं, डिसॉल्व वाले जो पूरी तरीके से घुल चुके हैं, वो लिक्विड के अंदर चले गए हैं जो भी हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है। कुछ ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, वो उसी में घूम रहे हैं, अपने सॉलिड स्टेट में अभी भी हैं। तो जब इस तरीके के सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस समय एक सिचुएशन अराइज हो रही होती है जिसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब इस वर्ड को हम समझेंगे जो कि हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो अब हम टेक्निकल जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस तरीके से आपने जो है सॉल्यूशंस को आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरीके के टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा होगा। तो आज हम जो है बहुत डिटेल में जा रहे हैं उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को। तो डिसॉल्यूशन में आप देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस मेरे को पता है। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि पानी का घुल जाना, राइट, मतलब पानी में जो सॉल्यूट है उसका घुल जाना, इस प्रोसेस को डिसॉल्यूशन बोलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको डिसॉल्यूशन पहले समझना पड़ेगा। तो डिसॉल्यूशन मेरे को समझ में आता है कि भाई ये क्या है, पानी में हमने सॉल्यूट को घोला और सॉल्यूट पूरी तरीके से घुल गया। दूसरी स्टेज क्या आएगी, एक नेक्स्ट प्रोसेस और होता है या दूसरा फिनोमेना और होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है और डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन किस तरीके से डिफरेंट है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स कोलाइड, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद other solute particle and get separated out of the solution which is called crystallization। अब इसको क्या कह रहा है, आपने पानी लिया, पानी में 20 चम्मच चीनी डाली, 21वां चम्मच डाला, नहीं घुली, सेटल डाउन हो गई है। लेकिन उस ड्यूरेशन पे क्या हो गया, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, राइट। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम समझने के लिए हमको क्रिस्टलाइजेशन टर्म और डिसॉल्यूशन समझना पड़ेगा। डिसॉल्यूशन मुझे समझ में आ गया, क्रिस्टलाइजेशन पर आते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है ये देखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन के ड्यूरेशन पे क्या होगा, जो सॉल्यूट पार्टिकल है देखते हैं यहाँ पर, ऐसे देखिए, मान लेता हूँ ये क्या है, वाटर के मेरे मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कोशिश करिएगा।
ये वाटर हो गया मेरा। मैं इसमें क्या करता हूँ, शुगर के पार्टिकल जो है वो डालता हूँ, ठीक है ना। तो शुगर के पार्टिकल इस तरीके से, शुगर के पार्टिकल इसमें जो है वो आ जाएंगे, वाटर में शुगर के पार्टिकल आ जाएंगे, और इनके बीच में क्या होगा, वाटर और शुगर के पार्टिकल में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। वाटर और शुगर के पार्टिकल में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। जब बॉन्डिंग होने का मतलब ही है कि यहाँ पर क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो चुका है। अब आप क्या करते हैं, फर्दर कुछ और सॉल्यूट को आप ऐड करते हैं, लेकिन वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल के बीच में जितनी मैक्सिमम बॉन्डिंग पॉसिबल थी वो हो गई। जैसे कार्बन होता है तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अब उससे ज़्यादा आप भले ही हाइड्रोजन अवेलेबल करा दो या ऑक्सीजन अवेलेबल करा दो, वो बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही 4 बॉन्ड बनाने की है। तो इसी तरीके से जो वाटर है, H2O है, उसने शुगर के साथ जितने बॉन्ड, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है वो बना लिया, तभी तो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हुआ है। सैचुरेशन के बाद क्या और बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? नहीं। जब बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन में अब और आप चाहे कितना भी शुगर को ऐड करें, बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, और जब बॉन्ड नहीं बनेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा। अब होगा क्या, देखते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा जो आ रही है। अब क्या करते हैं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। यहां पर क्या करता हूं, मैं जैसे ही और सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, फर्दर सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड कर रहा हूं, मैं कुछ एडिशनल सॉल्यूट के पार्टिकल जो है ऐड कर रहा हूं। जैसे ही इन सॉल्यूट के पार्टिकल को ऐड करूंगा तो ये क्या होगा, जैसे ही सॉल्यूशन में आएंगे ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने पर क्या होगा, सॉल्यूट का पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल से कोलाइड करेगा, ठीक है ना। वाटर के साथ भी कोलाइड कर सकता है, वाटर के पार्टिकल के साथ, लेकिन मेरा जो मतलब है वो सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ है, वहां देख रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही ये वाला सॉल्यूट का पार्टिकल जो हमने एडिशनल ऐड किया है, ये सॉल्यूशन में आएगा, किसी और सॉल्यूट पार्टिकल के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। देखिए, कोलिजन के ड्यूरेशन पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। कोलिजन के ड्यूरेशन पे एनर्जी रिलीज होगी। ध्यान से समझते चलिएगा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और कोलिजन के ड्यूरेशन पर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये मेरा एक सॉलिड पार्टिकल, इस तरीके के मेरे सॉल्यूशन में सॉलिड पार्टिकल है, और जैसे ही मैंने एक दूसरा सॉलिड पार्टिकल मैंने यहाँ से डाला है, इसका इसके साथ क्या हुआ, कोलिजन हुआ। जैसे ही इसका इसके साथ कोलिजन हुआ, एनर्जी इसमें से क्या होगी, बाहर निकलेगी। एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। जब भी सिस्टम से एनर्जी कम होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉन्ड फॉर्म होंगे एनर्जी जो होती है लोअर स्टेट पर पहुंचती जाती है, और जितनी एनर्जी मिनिमम होगी, बॉन्ड जो होगा वो उतना स्ट्रांग या उतना स्टेबल होगा। स्ट्रांग तो नहीं कहना चाहिए, स्टेबल कहना चाहिए। तो जैसे ही ये क्या होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई है। अब जब ये बॉन्ड बन गए हैं तो एक बार एनर्जी रिलीज हुई कोलिजन के थ्रू, दूसरी बार जो एनर्जी रिलीज होगी वो फर्दर कब होगी, जब ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एनर्जी E1 यहाँ से रिलीज हुई है और E2 एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे। तो जिस समय बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो इस रीजन में एनर्जी क्या होगी, वो लोअर स्टेट पर होगी। तब जब एनर्जी लोअर स्टेट पर होगी तो इसके बगल वाले जो हमारे पास जो शुगर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के पार्टिकल हैं, ये भी क्या होगा, इस लोअर एनर्जी विसिनिटी पर आएंगे, लोअर एनर्जी एनवायरनमेंट में आएंगे। जैसे ही लोअर एनर्जी एनवायरनमेंट में आएंगे तो वो भी क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ये भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से ये एक चेन रिएक्शन की तरह प्रोसेस करेगा। ये वाला इधर फिर फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये फर्दर एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट है जहां से बॉन्ड फॉर्मेशन का इनिशिएशन हुआ है, जब हमने फर्दर सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड किया और वहां पर कोलिजन हुआ। कोलिजन की वजह से एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने की वजह से क्या हो गया, दूसरे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, फिर और एनर्जी कम हुई, और एनर्जी कम हुई तो नियर बाई मॉलिक्यूल के पास जो है वहां पर भी ओवरऑल एनर्जी कम हुई। जो नियर बाई जो पार्टिकल होंगे वो फिर क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर जो है वो बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो फिर ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस में क्या होगा, जो सॉल्यूट है वो क्या होगा,
क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से सॉल्यूट जो होगा वो बाहर निकल के आएगा। ऐसी कंडीशन केवल और केवल आपको सैचुरेटेड या इवन मैं कहूँ तो सुपर सैचुरेटेड स्टेट में मिलेंगे। अभी हम सुपर सैचुरेटेड स्टेट भी देखेंगे। तो जो ये वाली जो क्रिस्टलाइजेशन की कंडीशन है वो हमेशा और हमेशा सैचुरेटेड स्टेट या सुपर सैचुरेटेड के स्टेट के ऊपर ही मिलेगी, जहां पर सॉल्वेंट के पास अब और कैपेसिटी नहीं है डिसॉल्व करने की। तो अब आपको मैं इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस दिखाता हूं। ये दोनों वीडियोस को आप थोड़ा, ये GIF इमेजेस हैं, आप इनको देखिएगा। यहाँ पर क्या है, दोनों पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं कि सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ये दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इवन आप कहें मोर देन सैचुरेटेड, मतलब सुपर सैचुरेटेड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे ज़्यादा आप वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर। तो जैसे ही अगला मॉलिक्यूल, पहला मॉलिक्यूल कोलाइड होता है सॉल्यूट पार्टिकल के साथ जो कि ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, एनर्जी को लोअर करता है। एनर्जी को लोअर करता है तो वो फर्दर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट सॉलिड पार्टिकल में कोलिजन, फिर लोअर एनर्जी स्टेट, फिर कोलिजन, फिर लोअर एनर्जी स्टेट। ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि पूरा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से बाहर ना निकल आए। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। तो हमने क्या देख लिया है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देख लिया, डिसोल्यूशन देख लिया। अगर आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई है तो अब आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आ जाएगा। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या समझते हैं, क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन देखिए, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दोनों प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन मतलब घुलना, क्रिस्टलाइजेशन जस्ट अपोजिट है, मतलब जो सॉल्यूट डिसोल्यूशन में सॉल्यूट घुल रहा था और क्रिस्टलाइजेशन में सॉल्यूट पार्टिकल बाहर निकल रहा था। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्टेड टू अकर एट सेम रेट अंडर सच कंडीशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अंडरगोइंग द सॉल्यूशन। देखिए, जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जा रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं, डिसोल्यूशन डिसॉल्व हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, राइट। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जा रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट से बाहर आ रहे हैं। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट के अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं। व्हेन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू द सॉल्यूशन is equal to number of particles separating out of the solution, this condition is known as dynamic equilibrium। डायनामिक का मतलब है मूवमेंट, मूवमेंट होता रहे, मूवमेंट का मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता रहे। डायनामिक का, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, डायनामिक का मतलब मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट किसका होगा, पार्टिकल का होगा। तो जो पार्टिकल है सॉल्यूशन, जो पार्टिकल सॉल्यूट के हैं सॉल्वेंट में जा रहे हैं, डिसोल्यूशन हो रहा है। 10 पार्टिकल मान लो अंदर गए तो 10 पार्टिकल जो है वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूसली बाहर निकल रहे हैं। तो जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों जो है वो रेट्स कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती है। या डायनामिक इक्विलिब्रियम जो यही होता है जहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर करेंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से बाहर निकलेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, मतलब अभी गुंजाइश है। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी पेट फुल नहीं हुआ, अभी और भी 2-4 चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। अ सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर और भी आप सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड वाली कंडीशन है द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर हम इस केस में सॉल्यूट की मात्रा को चेक करेंगे तो कम ही मिलेगी, कम होगा तभी तो अनसैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, अनसैचुरेटेड समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं सुपर सैचुरेटेड की। अभी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं मैं आपको इसको बताऊंगा इसका बनाने का तरीका। अ सॉल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ सकता है, मान लो 1 गिलास पानी में 20 चम्मच चीनी आ सकती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। अब आप क्या करें, उसमें क्या करें, और चम्मच और चीनी को ऐड करें, और चीनी को ऐड करें। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अगर आप ऊपर के स्टेज सुपर सैचुरेटेड स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको और सॉल्यूट को ऐड करना पड़ेगा। और सॉल्यूट को हम ऐड कैसे करते हैं, हम टेम्परेचर को बढ़ा के ऐड करते हैं। हम क्या करें, पानी को गर्म करें, उस 1 गिलास पानी को, फिर आप चीनी डालना शुरू करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे 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 सैचुरेटेड से ऊपर की कंडीशन में जाता रहेगा। फिर होगा क्या, जैसे जो चाशनी वगैरह तैयार करते हैं वो एक्चुअली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, उसमें चीनी ऐड करते हैं। जब पानी गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, बॉयल होता है, तब भी क्या होता है, चीनी ऐड होती है। लेकिन वहाँ पर भी एक लिमिट है। मतलब अब मान लो नॉर्मल कंडीशन पर 1 गिलास पानी पर रूम टेम्परेचर पर 20 चम्मच ले रहा था, पानी को आपने बॉईल कर दिया, हीटेड कंडीशन में कर दिया, अब 20 चम्मच की जगह मान लो 50 चम्मच ले रहा है आराम से। लेकिन 50 के बाद जैसे ही आप 51 चम्मच डालेंगे तो क्या होगा, वो अब नहीं ले सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी एक तो लिमिट होगी ना कि उससे ऊपर वो नहीं ले सकता है। तो सुपर सैचुरेटेड की भी एक लिमिट होती है, तो आप उस लिमिट पर लेके जाइए और बाद में उसको मतलब छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, वो चीनी उसमें डिजॉल्व रहेगी, तो वो जो सिरप या वो जो सोल्यूशन तैयार होगा वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, राइट। तो अ सोल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैन दैट इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी बोल रहा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपने क्या किया है, सुपर सैचुरेशन तक पहुंचने के लिए बॉईल किया, लेकिन बाद में ठंडा होके तो वो रूम टेम्परेचर पर ही आ जाएगा। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा उस केस में भी 20 चम्मच नहीं है, अब 50 चम्मच चीनी डिजॉल्व है। तो ये हो गया मेरा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेशन को अचीव करने के लिए ही आपने टेम्परेचर या प्रेशर को वेरी किया है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्वेंट होल्ड्स मोर सॉल्यूट दैन इज नॉर्मली पॉसिबल एट द टेम्परेचर। तो जितना नॉर्मल टेम्परेचर पर पॉसिबल है उतना आपने ऐड किया है, लेकिन सुपर सैचुरेशन में उससे ज़्यादा ऐड है। दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेशन स्टेज। आप सुपर सैचुरेशन स्टेज में आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, वहाँ से थोड़ी सी क्लियर होगी। सुपर सैचुरेशन में क्या है ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक सॉल्यूशन तैयार किया गया, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, ठीक। सॉल्यूट डाला है तो यहाँ पर क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोलिजन वाली थ्योरी का, कोलिजन थ्योरी से क्या होगा, एक बॉन्ड इनिशिएट होगा, फॉर्मेशन होगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर पहुंचेगा, फिर वो चेन रिएक्शन कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, पार्टिकल रखे हैं, आराम से सेटल डाउन है, नॉर्मली ये रख गया। जब आप इसको शेक कर दोगे ना, शेक करोगे तो ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट में, जैसे ही शेक करोगे इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी दी। काइनेटिक एनर्जी दी तो मॉलिक्यूल को आपने कोलाइड कराया। कोलाइड कराया तो देखिए क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर नॉर्मल है, इसको हिलाने का मतलब है आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ तो ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो जाएगा। सॉलिडिफाई होने का मतलब है जितना भी सॉल्यूट पार्टिकल है उसमें वो प्रेसिपिटेट हो गया है। बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, राइट। तो इस तरीके से, और जब ये कोलिजन और जब ये प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा तो आपको कुछ इस तरीके से, प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ से क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल फर्दर ऐड किए गए, फिर इस तरीके से ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली आगे की तरफ चलता जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन आता जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल उसमें से ऐड होते जाएंगे। ये पूरा वीडियो रहा हमारा सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अगला हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, जहां पर हम स्पेशली हेनरीज लॉ की बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में, उसके बाद वाले वीडियो में हम राउल्स लॉ की बात करेंगे, जहां पर हम जो है वोलेटाइल लिक्विड लेंगे और उसके बाद नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी लेंगे। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इसको, और कुछ आपकी नॉलेज भी यहाँ से इन्हेंस हुई होगी। चलिए रखते हैं इसको।